कास्टिज्म का बहुत बड़े पैमाने पे स्कूल्स में हम प्रमाण जो है इंडिया में देख रहे हैं। बहुत सारी किलिंग्स जो है वो कास्ट की वजह से हो रही है। तो ये रोकने के लिए एक कास्ट सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम होना चाहिए और स्पेशली टीचर्स और वहाँ के जो कर्मचारी लोग हैं उनके लिए होना चाहिए, क्योंकि अगर वो कास्ट समझेंगे तो बच्चों को अच्छे से वो बता पाएंगे ये क्या होता है और इसको कैसे टैकल करना चाहिए। और अभी फिलहाल ऐसा कोई भी प्रोग्राम, जैसे जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम अभी चल रहा है, लोगों को बताया जाता है व्हाट इज गुड टच, बैड टच, जैसे कास्ट क्या है, वो कैसे काम करती है, ये भी बताना मुझे लगता है उतना ही जरूरी। यहाँ भारत के सभी लोगों को एक्सीलेंस में अगर लाना है तो आपको बराबरी के हक अधिकार सबको देना चाहिए। अगर मेरे जैसा आदमी स्लम में रहता है और दूसरा आदमी एक महलों में रहता है, वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़े, भले ही वहाँ पे एक्सीलेंस की स्टडी हो, लेकिन इनके घर का स्टार्टिंग पॉइंट एक नहीं है। तो हाउ यू विल क्रिएट एक्सीलेंस स्पेस? ओके, यूएस में भी वही हो रहा है। यहाँ पे भी ब्लैक और वाइट कम्युनिटी के लिए एक जात पॉलिसी, इंक्लूजन पॉलिसी है, लेकिन यहाँ के आज भी ब्लैक लोग पिछड़े ही गिने जाते हैं। एजुकेशन में उनका स्तर आज भी कम है। बहुजन क्रांति और बहुजन नायकों को समर्पित दलित दस्तक का 2024 का शानदार बहुजन कैलेंडर आ चुका है। कैलेंडर छोटे और बड़े दोनों साइजों में उपलब्ध है। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या ईमेल करें। थोक में ऑर्डर करने पर मिलेगी आकर्षक छूट। दलित दस्तक के सभी दर्शकों को न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर से जय भीम। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक और मैं हूं न्यूयॉर्क में। और ये जो जगमगाती हुई इमारतें आप देख रहे हैं, ये टाइम्स स्क्वायर है, जहां पहुंचना, जहां घूमना या कि सड़कों पर टहलना हर किसी का सपना होता है। मैं 14 अक्टूबर को यहाँ मैरीलैंड में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के स्टैचू का अनावरण होना था, उसमें आया था। और आज हमारे साथ कुछ यूथ हैं, साथी हैं, जिनके साथ हम बात करेंगे। विकास हैं, विकास तातर, आप लोगों ने देखा होगा इनको सोशल मीडिया पे। और विकास कोलंबिया यूनिवर्सिटी, यानी उस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं जहां बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी पढ़ाई की थी। विकास, क्या कर रहे हैं आप यहाँ? सभी को मेरा, सभी दलित दस्तक के सभी दर्शकों का मेरा जय भीम। और हमारे अशोक भाई न्यूयॉर्क में आए हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ सबसे पहले। थैंक यू। और बाबा साहब जहाँ पढ़े थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, मैं वहाँ पे मास्टर्स इन इंटरनेशनल एंड कंपैरेटिव एजुकेशन पढ़ रहा हूँ फिलहाल। और ये मेरा आखिरी सेमेस्टर है, जिसमें मैं मोस्टली एजुकेशन पॉलिसी को रिव्यू करता हूँ। जैसे भारत में अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो उसको मैं इंटरनेशनल कनेक्शन से और कॉन्टेक्चुअल एंगल से थोड़ा एनालाइज कर रहा हूँ। और आगे पीएचडी में भी मुझे उसको एक्सप्लोर करने का मैं सोच रहा हूँ। ओके, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, वहाँ आप आए। ये एज एन अम्बेडकराइट कितना इमोशनल है आपके लिए? मैं ये बताना चाहता हूँ दर्शकों को कि मैं 2018 में यहाँ पे आया था, नॉट इन न्यूयॉर्क लेकिन बोस्टन में आया था। और वहाँ एक कॉन्फ्रेंस थी, रेस एंड कास्ट इंटरसेक्शन पे वहाँ बात चल रही थी। वहाँ मैं एक पेपर प्रेजेंटेशन के लिए आया था, जिसका टॉपिक था सोशल मीडिया एंड दलित असर्शन। और उसी कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुझे न्यूयॉर्क आने का मौका मिला। और न्यूयॉर्क में इसलिए नहीं आया था कि आप जो देख रहे हैं ये जो शान शौकत है वो दिखने के लिए नहीं, तो बाबा साहब जहाँ पढ़े, हमारे जो आदर्श है, हम जिसको इंस्पिरेशन मानते हैं, बाबा साहब यहाँ पढ़े, वो इंस्टीट्यूट और उनका कोलंबिया यूनिवर्सिटी और उनका स्टैचू में देखने आया था। और वो देखने के बाद मैं प्रेरित हुआ और मुझे लगा कि अगर मुझे आगे पढ़ना है तो मुझे कोलंबिया यूनिवर्सिटी ही आना चाहिए। तो मुझे वहाँ से इंस्पिरेशन मिला आपको। वहाँ से इंस्पिरेशन। फिर आप स्कॉलरशिप के थ्रू आए? यस, मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो छत्रपति शाहू महाराज ओवरसीज स्कॉलरशिप है, उसके माध्यम से यहाँ आया हूँ। मेरे कॉलेज ने भी मुझे कुछ स्कॉलरशिप दी है। और पीएचडी के लिए भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ से स्कॉलरशिप लूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं वहाँ पे अभी सीनेट मेंबर भी हूँ, जिसके माध्यम से मैं यही कहना चाह रहा था कि विकास वर्सेटाइल हैं, कई चीज़ों में ये पढ़ाई भी कर रहे हैं, जॉब भी करते हैं। क्योंकि देखिए, एक अम्बेडकराइट, हम लोग एक बहुत आम फैमिली से आते हैं, फिर न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर में रह के, कोलंबिया यूनिवर्सिटी जैसे बड़े शहर में रहना पढ़ना बहुत आसान नहीं होता। तो विकास एक बहुत सामान्य फैमिली से आए, तो यहाँ पढ़ाई के साथ साथ ये काम भी करते हैं और एक्टिव है कई जगह पे। आपने सीनेट मेंबर की बात कही, और कहाँ एक्टिव हैं? मैं सबसे पहले जब यहाँ आया तो बहुत दिक्कतें मुझे हुई, क्योंकि फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं था। बहुत लोग जो ऑलरेडी आए थे, वो उनके पास उनके घर पे कोई नौकरी वाला है या फिर पैसे देने वाले बहुत सारे लोग थे, पर मेरे इसमें नहीं था। मैं
भीमनगर, सिद्धार्थनगर एक झोपड़पट्टी स्लम एरिया है अमरावती में, वहाँ से हूँ। और हमें कोई लोन भी नहीं दे रहा था क्योंकि प्रॉपर्टी मॉर्गेज करने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ की अम्बेडकरी संगठनाएं जो है, अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन है, अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर है, अम्बेडकर एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका है, बोस्टन स्टडी ग्रुप है, इन लोगों ने मुझे मदद की। सो मैं थोड़ा नेविगेट कर पाया थोड़े से इनिशियल मंथ्स में। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यार मैं यहाँ पे आया हूँ, और टीचर्स कॉलेज जो बेसिकली है वो बाबा साहब अम्बेडकर के जो गुरु है प्रोफेसर जॉन डुई, उनके फॉर्मेशन में वो कॉलेज का ओपनिंग हुआ है। और उनका स्टैचू भी हमारे कॉलेज में है जॉन डुई का। और फिर मैंने सोचा कि अगर हमें ये कॉलेज है आपका? टीचर्स कॉलेज। ओके। सो टीचर्स कॉलेज में सीनेट के इलेक्शन तब चल रहे थे, और मैं सोच रहा था कि हमारा एक अम्बेडकराइट रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे हो। तो मैं पहली बार एज अ इंटरनेशनल एंड ट्रांसकल्चरल स्टडीज़ का जो डिपार्टमेंटल सीनेट होता है, जिसमें आप 7,000 स्टूडेंट्स के बीच में आप इलेक्शन लड़ते हैं, तो वो पहला इलेक्शन में जीता। और उसके बाद जो इलेक्शन सीनेट चुने हुए होते हैं, उसके बाद दूसरा एक इलेक्शन होता है जिसमें चेयर्स अलग अलग कमिटीज़ के चुने जाते हैं। तो उसमें मैं यूनिवर्सिटी पॉलिसी एंड रूल्स कमेटी का चेयर भी था। और अभी फ़िलहाल में एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है एक स्टूडेंट यूनियन की, जो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोलैबोरेट कर सकती है। तो अभी मैं वहाँ पे एक ट्रेजरर करके काम कर रहा हूँ। ओके। आपने कहा कि बहुत जो अम्बेडकराइट ऑर्गेनाइजेशंस है, लाइक आना हो गया, AIM हो गया, अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर हो गया, बॉस्टन स्टडी ग्रुप हुआ, इन सब ने मदद की। ये और मैं लगातार हम लोग 14th के प्रोग्राम में थे, और तमाम अलग अलग हिस्सों से लोग आए थे, बहुत दूर से ड्राइव करके आए थे 10-10 घंटे। तो यहाँ अम्बेडकरी मूवमेंट जो है, जो आप जैसे बच्चे आते हैं उनको सपोर्ट मिलता है? बिल्कुल सपोर्ट मिलता है। थोड़ी जानकारी का अभाव होता है स्टार्टिंग में, क्योंकि बच्चा कहाँ से आ रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, ये तो कितनी ज़रूरत है, ये समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन एक बार आप आ गए और आप थोड़ा सा ग्रो करें, तो ये ऑर्गेनाइजेशन फिर आपको मदद करना शुरू कर देती है। लेकिन और जुड़ जाते हैं आप। फिर जुड़ जाते हैं। आपने कहा कि बॉस्टन आए थे आप। हाँ। 2018 में। राइट। फिर यहाँ घूमने आए, राइट। बाबा साहब का स्टैचू देखने आए। और जो भी आता है, मैं भी आया था जब 2020 में, तो आया था देखने। और हर कोई जो आता है उसकी एक ख्वाहिश होती है कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाए, बाबा साहब का बस्ट देखें। राइट। वहाँ से सपना देखा आपने कि पढ़ना तो यहीं पढ़ना। राइट। सपने देखना कितना ज़रूरी है? मुझे लगता है कि सपने देखने से अच्छा है कि सपने तो देखना बहुत ज़रूरी है ना। मैं जब यहाँ आ रहा था तो सपने के बारे में मुझे ये थोड़ा बोलना है कि तो मैं स्लम से आता हूँ, तो पूरे लोगों ने मुझे पैसा इकट्ठा करके दिए, वहाँ के मजदूर लोगों ने, वहाँ की महिलाओं ने, और मेरे हाथ में 60,000 रुपये दिए कि आपको वहाँ पे अगर पैसे की कमी है तो लगेंगे। और एक व्यक्ति ने, हमारे जो वहाँ पे डॉक्टर वामन गवई करके, ही वॉज लाइक, वहाँ पे गेस्ट है, उन्होंने बोला कि विकास ने ऐसा काम किया है जो हमारे जैसे लोगों को सपने में भी सपना आएगा ऐसा। तो इट्स लाइक अ ड्रीम फॉर ड्रीमर्स। तो ये सपने को सपना गिरने जैसी बात हो गई है ना। विकास कोलंबिया गया है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि लोगों ने सपने भी देखो। और हमारे लोग अभी ऑलरेडी यहाँ पे न्यूयॉर्क जैसे और US में आए हैं, में देखिए, तो उन्होंने सपने भी देखना चाहिए और रियलिटीज़ में भी यहाँ पे आना चाहिए। आपका जो कोई स्ट्रेंथ है, आप अगर कल्चर में एक्टिव है, सर अभी जर्नलिज्म कर रहे हैं, है ना, और मूवमेंट को बढ़ा रहे हैं, वो उस माध्यम से आया। मैं एजुकेशन के माध्यम से आया, कोई गाने एज अ कल्चरल मूवमेंट के माध्यम से आ सकता है ना। अलग अलग लोगों का तौर तरीका हो सकता है, लेकिन आना मुझे लगता है कि ज़रूर आना चाहिए ऐसे प्रगतिशील देशों में। आगे क्या आपकी प्लानिंग है, क्या करना चाह रहे हैं? मैं तो और आगे पढ़ना चाहता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि PhD भी करूँ, साथ में जो एजुकेशन पॉलिसीज़ में जो काम करने वाली जो बड़ी संस्थाएं हैं, वर्ल्ड बैंक है, OECD है, यूनिसेफ है, यूनेस्को है, वहाँ पे मैं जाऊँ और अम्बेडकराइट दृष्टिकोण से पॉलिसी का एनालिसिस करूँ, उसको समझूँ, और भारत में दलितों, पिछड़ों, बहुजनों के लिए कौन सी अच्छी एजुकेशन पॉलिसी हो सकती है, ये मैं अभी फ़िलहाल कुछ सालों के लिए कोशिश कर रहा हूँ। और दूसरा मैं देख रहा हूँ कि कास्टिज़म का बहुत बड़े पैमाने पे स्कूल्स में हम प्रमाण जो है इंडिया में देख रहे हैं। बहुत सारे किलिंग्स जो है वो कास्ट की वजह से हो रही है। तो ये रोकने के लिए एक कास्ट सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम होना चाहिए, और स्पेशली टीचर्स और वहाँ के जो कर्मचारी लोग हैं उनके लिए होना चाहिए, क्योंकि अगर वो कास्ट समझेंगे तो बच्चों को अच्छे से वो बता पाएंगे ये क्या होता है और इसको कैसे टैकल करना चाहिए।
और अभी फिलहाल ऐसा कोई भी प्रोग्राम जैसे जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम अभी चल रहा है, हाँ। लोगों को बताया जाता है व्हाट इज गुड टच बैड टच, जैसे कास्ट क्या है, वो कैसे काम करती है, ये भी बताना मुझे लगता है उतना ही जरूरी है जैसा जितना लाइक अगर ये होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने, तो शायद रोहित वेमुला केस नहीं होगा, शायद पायल तन्वी केस नहीं होगा, और शायद जो अभी IIT मुंबई में हुआ था रोशन समथिंग दर्शन, ये दर्शन, हाँ, तो वो नहीं होगा। राइट। कितना जरूरी है ये, और उस पर आपकी बात हुई है किसी से? बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा ये बात करता हूँ, मेरे क्लास में जब भी कोई डिस्क्रिमिनेशन पे या रेसिज्म पे बात होती है तो मैं ये बात ज़रूर रखता हूँ कि कास्ट एक ऐसा वायरस है जो बाबा साहब ने बोला है कि वो अगर उसको स्टॉप नहीं किया गया तो वो पूरे दुनिया में फैल सकता है। और ये बात हम यूएस में भी देख रहे हैं कि यूएस में भी लोग डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। इसलिए कैलिफोर्निया में बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है। हम खुद कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ये लड़ाई लड़े और आज कास्ट एज अ प्रोटेक्टेड कैटेगरी हमने डिस्क्रिमिनेशन एंड हरासमेंट पॉलिसी में ऐड किया किया। जाने के बाद भी कास्ट को बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे जब मैं आया था तो मैं एकमात्र दलित था जो टीचर्स कॉलेज 7000 स्टूडेंट में एक अकेला दलित था। ओके। मेरे साथ ज़्यादा लोग बात नहीं करते थे। यहाँ पे अनेक अलग साउथ एशियन स्टडी ग्रुप्स है ना, जो कि बहुत ही सभी लोगों को इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे उनका रिलीजन जो है वो इंक्लूसिव हो जाता है। वो मुस्लिम्स को भी आमंत्रित करेंगे, क्रिश्चियंस को भी आमंत्रित करेंगे, लेकिन वो दलित को आमंत्रित नहीं करेंगे। Okay. आपको खाने के लिए नहीं बुलाया जाएगा, आपके कोई गैदरिंग्स है तो उसमें आपको नहीं बुलाया जाएगा, तो यू फील एक्सक्लूडेड। तो ये बात मुझे पता चली और मुझे लगा कि यहाँ पे कॉलेजेस में भले ही मैं अकेला दलित हूँ या अकेला अम्बेडकराइड हूँ, मुझे कास्ट एज अ प्रोटेक्टेड कैटेगरी ऐड करनी है, क्योंकि आने वाली जो जनरेशन यहाँ पे कोलंबिया में आएंगी वो इस डिस्क्रिमिनेशन से बच पाए। ओके। एजुकेशन सिस्टम में कास्ट की पढ़ाई की बात आप कह रहे हैं, नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसको लेके भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। हाँ, नई एजुकेशन पॉलिसी को आप कैसे देखते हैं? नई एजुकेशन पॉलिसी अभी नया फॉर्मेशन है, उसके सबसे पहला क्रिटिक उस पर हो रहा है कि वो एक स्टडी बेस्ड पॉलिसी नहीं है। उसके पहले जो कोठारी कमीशंस और ये थे तो वो एक 20 साल के स्टडी के बाद एक पॉलिसी आई थी, लेकिन ये पॉलिसी 2019 में एक कमिटी सेटअप हुई और उसके बाद 2020 में एक पॉलिसी आ गई। सो इट्स वेरी फास्ट ये आई हुई पॉलिसी है। लेकिन अगर अम्बेडकर दृष्टिकोण से देखें तो इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा पैमाने पे एक्सक्लूजन दिखेगा। Okay. वहाँ पे एक्सीलेंस को प्रमोट करने की बात कर रही है। अरे एक्सीलेंस, यहाँ भारत के सभी लोगों को एक्सीलेंस में अगर लाना है तो आपको बराबरी के हक अधिकार सबको देना चाहिए। अगर मेरे जैसा आदमी स्लम में रहता है और दूसरा आदमी एक महलों में रहता है, वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़े, भले ही वहाँ पे एक्सीलेंस की स्टडी हो, लेकिन इनके घर का स्टार्टिंग पॉइंट एक नहीं है। तो हाउ यू विल क्रिएट एक्सीलेंस स्पेस? ओके। यूएस में भी वही हो रहा है। यहाँ पे भी ब्लैक और वाइट कम्युनिटी के लिए एक जात पॉलिसी, इंक्लूजन पॉलिसी है, लेकिन यहाँ के आज भी ब्लैक लोग पिछड़े ही गिने जाते हैं। एजुकेशन में उनका स्तर आज भी कम है। वैसे ही और नई एजुकेशन पॉलिसी मेरे समझ के हिसाब से जितनी मैंने पढ़ी है वो मुझे पूरा कॉपी पेस्ट लगता है यूएस के सिस्टम से और यूरोपियन कंट्रीज से। जी, आखिरी सवाल है मेरा कि जिस स्कॉलरशिप के थ्रू आए, स्कॉलरशिप ने बहुत सारे जो यूथ हैं उनको मदद की हायर एजुकेशन में, खासतौर पे जो हम लोग देश के बाहर हायर एजुकेशन में आते हैं, उसको किस तरीके से देखना चाहिए और उसमें कैसे आना चाहिए? सो बहुत अच्छा मुद्दा है, क्योंकि स्कॉलरशिप के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। मैं चाहता हूँ कि नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है शेड्यूल कास्ट के बच्चों के लिए, जो लैंडलेस लेबरर है उनके लिए, और जो कल्चरल जिनका फोक या फिर जो पहले से ही कल्चर से जुड़े हैं, यानी उनके परंपरागत से लोग हैं, वो भी ये स्कॉलरशिप ले सकते हैं। अभी NT-DNT के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप ओपन की है। इसका अवेयरनेस बहुत ही कम है। जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं वो अप्लाई की संख्या कम है, और वहाँ पे बैठे हुए जो लोग हैं वो भी स्क्रूटिनाइज करके बहुत कम लोगों को विदेश में भेज रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जैसे नालंदा, डिजिटल नालंदा जो प्लेटफॉर्म अनूप कुमार जी ने वर्धा में खोला है, जो बहुत बच्चों को एक्सेस दिला रहा है, वैसे इंस्टीट्यूट अम्बेडकराइट लोगों ने हर जिले में, हर तबके में ओपन करना चाहिए। स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा फैलानी चाहिए। बहुत इजी है, मैं बोलता हूँ कि भारत में आप UPSC करने में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने में जितना टाइम स्पेंड करते हैं, उससे आप 10% भी आप अगर हायर एजुकेशन या फॉरेन एजुकेशन के लिए आप कोशिश करते हैं तो आप यहाँ पे आना आपके लिए बहुत ही संभव है।
और पैसे की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारी पैसे की व्यवस्था इन पॉलिसीज़ के माध्यम से ऑलरेडी कर चुके हैं। आपको सिर्फ यहाँ पे एडमिशन मिलाना है। अगर आपका एडमिशन टॉप 300 QS रैंकिंग, वर्ल्ड QS रैंकिंग में अगर आता है तो आप एलिजिबल हो इस स्कॉलरशिप को स्कॉलरशिप को अवील करने के लिए। अगर उसमें भी अगर आप टॉप स्कूल्स जैसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, इस जैसी यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं तो आपको विशेष प्राधान्य मिलता है और चांसेस आपके स्कॉलरशिप मिलने के और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। थैंक यू सो मच विकास। आप कुछ अगर जोड़ना चाहते हैं फाइनल नोट तो आप जोड़ सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा दलित दस्तक में जब 11वीं 12वीं में था, 2012 से ये मूवमेंट जो है दलित दस्तक का चल रहा है। आम्बेडकराइड मूवमेंट में मीडिया का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है और दलित दस्तक के माध्यम से हम हर देश दुनिया की खबर जो है जो आम्बेडकराइड दृष्टिकोण से होती है वो हम देखते हैं। इसलिए मैं सबसे पहले अशोक दास जी का और दलित दस्तक का धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे जैसे बहुत लोग गांव में, स्लम एरिया में बच्चे होंगे जिनको लगता होगा कि मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है। मैं भी मराठी मीडियम और हिंदी मीडियम रीजनल लैंग्वेज से पढ़ा हूँ और आज भी मैं इंग्लिश में इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ जितने मेरा खुद की भाषा में हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे बहुत समाज के लोग हैं, बहुत देशों के लोग हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती, लेकिन वहाँ हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ है, काम कर रहे, पढ़ रहे। सर ने अभी एक्सपीरियंस किया कि कोई स्पेनिश थे, उनको इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन लाइक आप बात कर लेते, यू आर ह्यूमन बीइंग, है ना। जब भाषा डेवलप भी नहीं हुई थी तब भी लोग पढ़ते थे, समझते थे, एक दूसरे से बात करते थे। तो मुझे लगता है आप लैंग्वेज पे ज़्यादा ये ना करें कि उसके वजह से मैं नहीं आ पाऊँगा, या आपको लगता है कि यार मेरी मेमोराइजेशन, क्योंकि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है इट्स बेस्ड ऑन मेमोराइजेशन। यहाँ पे वैसा नहीं है, आपको खुली छूट होती है, आप अपना खुद का ओपिनियन दे सकते हैं, आपका खुद का मत यहाँ पे रख सकते हैं। वो अगर आप पेपर में लिखे तो आपको ज़्यादा मार्क मिलते हैं। ओके। यहाँ पे एग्जामिनेशन नहीं होता है ना, आपको असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशन, यानी बहुत ही अच्छा एजुकेशन सिस्टम है। तो मुझे लगता है दलित दस्तक के माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे यूएस में, स्पेशली कोलंबिया और ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आना चाहिए और पढ़ाई के माध्यम से बाबा साहब का जो कारवा है वो आगे बढ़ाते जाना चाहिए। जय भीम। थैंक यू सो मच विकास। जय भीम। तो पैसा कोई बंधन नहीं है, पैसा कोई तो पैसा कोई बंधन नहीं है, लैंग्वेज कोई बार नहीं है, ज़रूरत है तो बस सपने देखने की। तो सपने देखिए, सोचना शुरू करिए कि आना है, जैसे विकास आए वैसे आप भी आ सकते हैं। देखते रहे दलित दस्तक। जय भीम।